हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम अपने ग्रहों की इस सीरीज में केतु ग्रह की बात करेंगे। जो दर्शक इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कुंडली का अध्ययन पराशरी ज्योतिष के थ्रू कैसे करते हैं, इसकी एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज या श्रृंखला के तहत हम लोग अभी सारे भाव के कारकत्व देख चुके हैं, राशियों पर अध्ययन कर चुके हैं, विभिन्न लग्नों का अध्ययन कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे ग्रहों का अध्ययन कर चुके हैं। इन अध्ययनों में मैंने मोस्टली सिग्निफिकेंस को अभी कवर किया है और ये भी बताया है कि विभिन्न घरों में ये ग्रह बैठकर कैसे काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं और उनको आपकी कुंडली में लगाने की कोशिश भी की है। आपकी कुंडली का मतलब है एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है, उदाहरण के थ्रू। यदि आप सही में ज्योतिष के थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वो सारे पुराने वीडियोज़ देखें, जिससे कि आपके ज्ञान का वर्धन हो पाए और आप आसानी से समझ पाएँ कि आपकी कुंडली क्या कहना चाहती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केतु ग्रह। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि केतु ग्रह है क्या, और इसे हम वैज्ञानिक और हिंदी पौराणिक जो कहानियाँ होती हैं, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, उन दोनों के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक तौर पे बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, राहु जब मैं कवर कर रहा था, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटता है। और ये जो चक्कर काटते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में काटते हैं। लेकिन जब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही, तो जिस लाइन पर वो चक्कर काट रहे हैं एक दूसरे के, वो लाइन दो जगह कट होती है। मतलब चंद्रमा की लाइन पृथ्वी की लाइन को दो जगह टच करता है और इस टच वाले पॉइंट को ही हम राहु और केतु बोलते हैं। तो एक्चुअली ये कोई ग्रह नहीं है, ये वो बिंदु हैं जहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी की जो कक्षाएं वो एक दूसरे को काटती हैं। अब यदि हम हिंदी पौराणिक कहानियों के अकॉर्डिंग अब बात करें जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, तो उसके अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों में काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ, जो कि होते रहते थे। और युद्ध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उनको बोला कि आप समुद्र मंथन करिए और समुद्र मंथन में जो भी सामान निकलेगा, जो भी वस्तुएं निकलेंगी, उसको आप लोग आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो जब समुद्र मंथन किया गया तो बहुत सी चीज़ें निकली, जिसमें विष भी था, बहुत से जेम्स भी थे, कामधेनु गाय भी थी। तो इस तरह की चीज़ें राक्षसों ने और देवताओं ने सर्वसम्मति से बांट ली। इन सभी चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर अमृत भी निकला। जब अमृत निकला तो दोनों को पता था कि अमृत पीने से जो भी अमृत पिएगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो ये एक ऐसी वस्तु हो गई जिस पर दोनों की सर्वसम्मति नहीं हो पाई। राक्षस बोलते थे कि ये मुझे चाहिए और देवता बोलते थे मुझे चाहिए। तो यहाँ पर विष्णु जी ने देवताओं का पक्ष लेते हुए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसको हम मोहिनी बोलते थे। तो मोहिनी का रूप धारण किया, जिस पर देवता और असुर दोनों ही मोहित हो गए। लेकिन क्योंकि ये भगवान विष्णु की माया थी, तो देवताओं को पता था कि ये भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन असुरों को ये नहीं पता था। मोहिनी रूप विष्णु ने ये अपने हाथ में लिया कि वो अमृत का वितरण करेंगी दोनों में, और अमृत के साथ साथ वहाँ पर मदरा भी निकली थी। तो मदरा और अमृत दोनों का ही वितरण करना था। तो चालाकी दिखाते हुए मोहिनी ने दो लाइन लगवाई, एक में देवता खड़े थे, एक में असुर खड़े हुए थे, और देवताओं को अमृत बांटना स्टार्ट कर दिया। असुरों की लाइन में एक राक्षस था, उसको कुछ शक हुआ और वो देवता का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में लग गया।
और देवताओं के साथ साथ उसने भी अमृत का पान कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा करके बता दिया कि ये देवता नहीं असुर हैं। जब भगवान विष्णु को ये पता लगा तो उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आया, लेकिन तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी थी, क्योंकि वो राक्षस जो है वो अमृत पान कर चुका था और अमर हो चुका था। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसकी गर्दन अलग कर दी, धड़ अलग कर दिया। इसमें जो सर वाला पार्ट था उसको राहु बोला गया और जो धड़ वाला पार्ट था उसको केतु बोला गया। अब क्योंकि ये ऑलरेडी ही अमृत का पान कर चुके थे तो इनको मार पाना मुश्किल हो गया, और तभी से राहु और केतु 2 ग्रह बन गए, जो कि एक्चुअल ग्रह नहीं है, असुर हैं। इसको छाया ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुगली की थी, जो बताया था, वो सूर्य ने और चंद्रमा ने बताया था, इसलिए राहु और केतु दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन हो गए हैं, शत्रु हो गए। और हिंदू कहानियों की अगर माने, शास्त्रों की माने, तो जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है वो कुछ और नहीं, यही होता है कि राहु और केतु सूर्य पर और चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो ये था केतु का परिचय कि केतु का जन्म कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं केतु के सिग्निफिकेंस की, उसके कारक तत्व की। तो जैसे मैंने बताया, केतु कोई प्लैनेट या कोई ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह माना जाता है ज्योतिष में। छाया ग्रह होने के कारण इसकी कोई दृष्टि नहीं है। हालांकि कुछ ज्योतिषी राहु और केतु दोनों की दृष्टि लेते हैं, लेकिन जहाँ से मैंने ज्योतिष सीखी है, जिन गुरुओं से मैंने ज्योतिष सीखी है, वो राहु और केतु की दृष्टि नहीं लेते थे और मैं भी नहीं लेता हूँ। तो यदि सिग्निफिकेंस की बात करें तो केतु क्या है? आपकी छाया है। केतु आपका इंटेंट है, आपका भाव। केतु आपकी जड़, आपकी रूट्स हैं, आपके एंसेस्टर हैं। केतु जो है वो डिटैचमेंट है, अकेलापन है, लॉनलीनेस है। अब इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने बताया, केतु का सर नहीं था, धड़ था। धड़ होने के कारण बिना सर के केतु देख नहीं पा रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो केतु ने जो है वो आध्यात्मिक का सहारा लिया और ईश्वर की ओर बढ़ चला। और ईश्वर को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटेंट, आपका भाव होना चाहिए। आप जो भी करें एक भाव के साथ करें। इसलिए केतु क्या है? केतु आपका भाव है। जब भी आप कोई काम करते हैं और उसमें आपकी बहुत अच्छा भाव होता है, प्रबल भाव होता है, वहाँ पर समझ लीजिए कि केतु आपका काम कर रहा है। आपको जो इंटेंशन आपकी जो है, जो आपको इंटेंशन दे रहा है, वो कोई और नहीं, केतु ही दे रहा है। डिटैचमेंट और अकेलापन ऐसा है कि जब भी केतु की दशा आएगी, केतु क्या करेगा? आपको बाकी सारी चीज़ों से डिटैच कर देगा। ये सारी चीज़ों से डिटैच का मतलब होता है भौतिक दुनिया से। जो भौतिक दुनिया है, जो भौतिक वर्ल्ड है, हम बोलें जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, केतु आपको उससे दूर ले जाता है, क्योंकि केतु जो है आपको ईश्वर की शरण में ले जाता है। और ईश्वर की शरण में आप जब भी जा पाएंगे जब आप भौतिक दुनिया से दूर हो जाएंगे। तो केतु क्या है? एक डिटैचमेंट है। केतु की दशा में व्यक्ति को अकेला रहना ज़्यादा पसंद रहता है। वो अकेले बैठेगा, अकेले ही अपने आप में मस्त रहेगा। हो सकता है वो एक भरे परिवार में भी रहता हो, उसके बाद भी वो हमेशा अकेलापन ही महसूस करेगा। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वो अकेला एक बंद कमरे में रहता हो, उसको सबके साथ रहना पसंद ना हो, बाकी सब लोग एक कमरे में आराम से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो होगा वो उसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद रहेगा। केतु चीज़ों को कट करना है, काटना है। केतु जैसे मैंने बोला आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है आपकी। केतु आपका मेडिटेशन भी है। तो जब भी केतु की दशा आए, आप देखना बहुत से लोग ऐसे होंगे, अगर केतु उसका पॉजिटिव होगा तो वो स्पिरिचुअलिटी की साइड भाग चले जाएंगे
ऑटोमेटिक नहीं पता, हो सकता है वो पहले कुछ ना करते हो, लेकिन जैसे ही केतु की दशा आने वाली होगी या आ चुकी होगी, तो वो अचानक से योगा करने लगेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये एक केतु का उपाय भी है, रेमेडी की तरह भी आप ले सकते हैं कि जब भी केतु की दशा आए, वो सही से काम नहीं कर रहा है, आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आप योगा करने लगो, आप मेडिटेशन करने लगो, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। केतु जो है वो मेडिसिन है, लेकिन कौन सी मेडिसिन? आयुर्वेद। जो आयुर्वेद है वो केतु है, जो आपका आयुर्वेदिक जो आप मेडिसिन लेते हैं वो केतु है। केतु सेक्रीफाइस है, त्याग है, ये लेट गो की भावना है, हर किसी भी चीज़ को छोड़ना है। यदि आप किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं तो वो केतु नहीं है, वो राहु है। राहु क्या करता है, जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया वीडियो में, राहु आपका अटैचमेंट करता है चीज़ों को लेके, आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहेंगे। यदि कोई आपको गाली दे दे, आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर दे, राहु दृढ़ अगर आप व्यक्ति होंगे ना, आप उसको नहीं छोड़ेंगे, आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और उसका बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको कोई भी कुछ बोल देगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप उसे फ़ौरन छोड़ देंगे। आप यही बोलेंगे, अरे छोड़ो यार। ये किसकी क्वालिटीज़ हैं? ये है केतु की क्वालिटी। जो संत सन्यासी होते हैं वो केतु माने जाते हैं। केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। केतु का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, आपको मुक्त करना। केतु जो है वो मुक्ति भी है। केतु गुप्त शक्तियाँ और गुप्त विद्याएं हैं। गुप्त विद्याओं में क्या आ जाता है, ऑकल्ट भी आ जाता है, ज्योतिष भी आ जाता है, तांत्रिक भी आ जाता है, तंत्र मंत्र सारी विद्याएं ये केतु है। केतु इसके साथ साथ आपकी स्किन डिसीज भी है। केतु की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, स्पेशली युवा में, वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन युवावस्था में आप देखेंगे केतु की वजह से जो फोरे फुंसियाँ होती हैं, जो एक्ने होते हैं, वो केतु के कारण होते हैं। जो भी स्किन डिसीज होती है वो केतु के कारण होती है। और ये इंडिकेशन भी है, जब भी आपको केतु की अंतर्दशा या दशा आने वाली होगी, आपको स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। केतु आपकी लिखाई है, राइटिंग। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, राइटिंग और टाइपिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो राइटिंग का मतलब क्या है कि आपको पेन पकड़ के या पेन या पेंसिल इन सब चीज़ों से कॉपी पर लिखना, रजिस्टर पर लिखना, बोर्ड पर लिखना, मतलब इस तरह की लिखाई। ना कि टाइप करना कि आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठे हो टाइप कर रहे हैं, वो नहीं। तो केतु क्या है, लिखाई है। यदि आप डेली बेसिस पे केतु की दशा में लिखाई करते हैं ना, 1 से 1.5 पेज, आप ये मान लीजिए कि केतु की दशा आपके लिए अच्छी जाएगी। या बहुत ख़राब भी जा रही होगी तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये भी एक रेमेडी है। केतु की दशा में आप लिखाई स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा केतु क्या है, केतु झूठ, चोरी, छल कपट, अगर केतु नेगेटिव काम कर रहा है तो ये सारी चीज़ें केतु देगा। केतु जासूसी करना भी है, जासूस जो है वो केतु है। केतु गंगा स्नान भी है। जो भी तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ पर गंगा जी होती हैं, वहाँ पर भी केतु का ही वास रहता है। तो केतु क्या है, एक तरह से गंगा स्नान है, मंदिर है, धर्म स्थल है, वो भी केतु है। केतु आपको वैराग्य की साइड ले जाता है। तो केतु क्या है, वैराग्य भी है, क्योंकि वो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की साइड ले जाता है, आपको मुक्त करता है चीज़ों से। जो कुत्ता होता है, जो डॉग्स होते हैं, वो भी केतु का ही रूप होते हैं। तो केतु की रेमेडी में आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाएं। जब भी आपके लिए केतु सही काम नहीं कर रहा होगा तो ये केतु की एक रेमेडी है कि कुत्ते को खाना खिलाना केतु की रेमेडी है। यहाँ पर अगर केतु आपका सही काम नहीं कर रहा है तो काफ़ी हद तक वो बैलेंस हो जाता है और सही काम करता है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। एडॉप्ट करना किसी भी चीज़ को, ये भी केतु है। इसके साथ साथ केतु जो है वो जहर है, पॉइजन है, जो भी विषैले पदार्थ हैं वो सारे केतु हैं। केतु आपकी एडिक्शन भी है। ये एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूँ, ये एडिक्शन आपका शराब का भी हो सकता है, जुए का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है। इवन यदि इतना ज़्यादा नेगेटिव आपकी कुंडली में केतु काम नहीं कर रहा है,
तो चाय और कॉफ़ी ये भी एक एडिक्शन का रूप ले सकते हैं आपकी कुंडली में। यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव काम नहीं कर रहा होगा तो आप शराब और ड्रग्स ये सब नहीं ले रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे केस में जब केतु की दशा आती है तो जो जातक जो होता है वो हो सकता है ज़्यादा चाय पीने लग जाए, कॉफ़ी का एडिक्शन उसको लग जाए कि हाँ वो कॉफ़ी ज़्यादा ले रहा है, चाय ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं आपको। केतु जैसे मैंने बोला शराब है, मदिरा है, स्मगलिंग, चोरी, ये सब कुछ केतु है। केतु आपको ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होती है उसकी बीमारी भी दे सकता है, ये भी केतु है। केतु क्या है कि एक दूरदृष्टि है, जो दार्शनिक जो होते हैं वो भी केतु है। केतु जो है ना अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब क्या है, आपको अपने अंदर का ज्ञान जो होता है वो केतु है। राहु क्या है, राहु बाहर मुखी है, वो बाहरी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। केतु क्या होगा, केतु आपके अंदर की चीज़ों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। केतु सादगी है आपकी। तो जो केतु ड्रवण व्यक्ति होते हैं उनके पास हो सकता है बहुत सारा पैसा हो, तब भी वो सन्यासी की तरह ही जीना पसंद करते हैं। उन्हें चीज़ों को दिखावे का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। वो केवल वो चीज़ करते हैं जो जिनकी उन्हें रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल लेना है तो ऐसा नहीं है कि वो आईफोन लेंगे, वो ऐसा मोबाइल लेंगे कि हाँ देखने भी ठीक ठाक हो, उनका काम चल जाए। पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार जो लेंगे वो लग्जरी कार लेंगे कि हाँ 20 लाख 30 लाख 40 लाख की कार लेंगे, नहीं। वो हो सकता है ऑल्टो भी ले लें, उन्हें लगे कि हाँ कार से करना क्या है, जाना ही तो है, मुझे ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कार से हो जाएगा। ऑल्टो भी तो वही काम करेगी, राइट। तो वो काम करते हैं जिनकी उन्हें सही में ज़रूरत होती है, ना कि वो दिखावा वाला काम करते हैं। केतु जो है वो अगर हम पुराने उसमें देखें तो वैद है, जिसको अभी के टर्म में हम बात करते हैं डॉक्टर। केतु रहस्य भी है, जितनी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, तभी मैंने बोला जासूस। केतु वो सारा करता है। केतु आपका अगर देखें तो एंचेस्टर है, पूर्वज जो होते हैं वो केतु हैं। साथ ही साथ आपके जो नाना जी होते हैं ना, वो केतु होते हैं। केतु आपकी डीप रिसर्च है। तो केतु का यदि दशा चल रही होगी तो आपको एक ये भी उपाय दिया जा सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका डीप रिसर्च करके करें। स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप कोई नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, उस पर पहले रिसर्च कर लें अच्छे से, उसके बाद ही ज्वाइन करें। ये एक केतु के टाइम पर एक रेमेडी का काम करेगी आपके लिए। जैसे मैंने बोला केतु क्या है, रूट्स है, इसलिए एंचेस्टर। एंचेस्टर क्या होते हैं, पूर्वज क्या होते हैं, आपकी रूट्स ही तो होते हैं, इसलिए वो रूट्स है आपकी। केतु की जो प्रकृति होती है वो काफ़ी गुप्त होती है। तो जैसे मैंने बोला, इसलिए गुप्त शक्तियाँ विद्या वो भी केतु है। गुप्तचर जो पुराने टाइम पर होते थे वो भी केतु ही होते थे। केतु जो है वो आपका ब्रह्म ज्ञान है। आपको जो ब्रह्म, केतु मतलब उसमें इतनी पावर होती है कि आपको ब्रह्म का भी ज्ञान करा सकती है, क्योंकि वो तभी बोलते हैं ना, केतु जो है मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है, आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान भी आपको केतु कराएगा। केतु एक बहुत अच्छा गिवर है। जैसे कि सन्यासी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत, उनको कोई मतलब ही नहीं होता किसी चीज़ के लिए, राइट, वो हमेशा देने वाले होते हैं। ऐसे ही केतु होता है, केतु बहुत अच्छा गिवर होता है। जो इसके साथ साथ केतु की एक बहुत अच्छी वो होती है कि उच्च कल्पना शक्ति, वो भी एक केतु का ही सिग्निफिकेंस है। यदि हम बात करें तो जो ज्ञान की इच्छा होती है ना आपको, केतु के कारण आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की इच्छाएं होंगी। केतु की जब दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो आप देखना ऐसा जातक हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा लगेगा कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है। अब वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, वो हो सकता है धार्मिक बुकें पढ़ें क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की साइड जाना है, या हो सकता है वो जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करें। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। केतु क्या है कि पुरानी वस्तुएं हैं, पुरानी किताबें, हिस्टोरिकल प्लेस हैं। इसके साथ साथ फ्लैग, झंडा जो है वो भी केतु है। आपके घर में जो स्टेट्स होती हैं वो भी केतु है। केतु आपको फॉरेन से भी संबंध बना सकता है। इसके साथ साथ डीप थिंकर, जो मैंने बोला ना रिसर्च, डीप थिंकर भी केतु है।
केतु आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा। एक से ज़्यादा सोर्स आपको पैसा कमाने के लिए होंगे। ये कब होगा? जब केतु अच्छा होगा। यदि आपकी कुंडली में केतु एक अच्छा प्रभाव दिखा रहा होगा, शुभ प्रभाव, तो उसमें आप बुद्धिमान होंगे, एक से ज़्यादा सोर्स से आप पैसे कमा रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा परोपकारी भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें केतु आपको करेगा। आप सरल जीवन व्यतीत करने वाले हो सकते हैं, दिल के सच्चे हो सकते हैं। आप जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के, जिसको हम बोलते हैं ना कि परोपकारी, आप वैसे हो सकते हैं। ठीक है। केतु की दशा में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति काम करे तो वो मंत्रों को और योग को सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे उस डायरेक्शन में काम करना होता है। केतु जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है, जैसे मैंने बोला तीर्थ स्थान है, योगा सेंटर है, आध्यात्मिक सेंटर जितने होते हैं वो भी केतु है। तो केतु आपको भौतिक चीज़ों से दूर ले जाएगा, बिलासता से आपको हमेशा दूर लेके जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि केतु जो है वो अशुभ प्रभाव दिखा रहा है या केतु की दशा सही नहीं होती है, क्योंकि वो भौतिक वर्ल्ड की बात करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन यदि आप दूसरे सेंस में देखें तो केतु आपको कहाँ लेके जा रहा है? केतु आपको ईश्वर की ओर लेके जा रहा है। तो केतु की दशा जो है या अंतर्दशा भौतिक वर्ल्ड के लिए सही नहीं है, लेकिन यदि आप ईश्वरीय ज्ञान या मोक्ष की साइड के लिए देखें तो उसके लिए बहुत अच्छी है। केतु यदि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव कर रहा है, काम कर रहा है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप जो है ना दूसरों के पैसों पर जीना पसंद करते हैं। आप अपना काम कम करते हैं, दूसरों के खर्चे पर ही जीवन का बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि दूसरों के वाहन का योग करना, उनकी कार को ले जाना, इस तरह की चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। केतु के दो रूप होते हैं, एक तो होता है बिगड़ा हुआ रूप, एक होता है अच्छा रूप। बिगड़े हुए रूप में क्या करता है केतु? वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, क्योंकि उसका सर नहीं है। और पॉजिटिव रूप में क्या करता है? वो हर चीज़ की जड़ में जाना चाहता है, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहता है, क्योंकि केतु क्या है? वो रूट्स है। तो यदि आपका केतु दसम भाव में बैठा है, 10वें घर में, तो वो अच्छा कभी भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। केतु अगर आपके दसम भाव में बैठा है तो कैरियर और प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? दो तरीके से। अगर वो पॉजिटिव काम कर रहा होगा तो क्या होगा? हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के चक्कर में आप लेट हो जाओगे, राइट? तो ये तो अच्छा है, अगर आपके पास टाइम बहुत है, आप रिसर्च करो, रिसर्च करके ही कोई काम करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनालिसिस आप प्रॉपर कर पाओगे, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन जनरली आजकल की जो लाइफ चल रही है उसमें इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम, अनलिमिटेड का टाइम दिया जाए। लेकिन दूसरा काम क्या होता है ना, इसका जो जनरली काम करता है वो होता है बिना सोचे समझे। तो आप क्या करते हैं? अपने प्रोफेशन में बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा डिसीजन ले लेते हैं, जो कि आपके लिए हमेशा हानिकारक हो जाता है। तो केतु का दसम भाव में रहना अच्छा नहीं होता है। फिर भी आप कोशिश करें कि रिसर्च करके ही कोई काम करें, ठीक है? रेमेडी के रूप में जैसे मैंने बताया, लिखाई करें आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन करें आप, आध्यात्मिक की ओर जाएं, गंगा स्नान कर सकते हैं आप, कुत्ते को खाना खिलाएं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। केतु यदि आपके 5वें भाव में है, उस केस में संतान को खतरा रहता है। कई कई केस में ऐसा भी होता है कि संतान की उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम आती है, संतान होने में प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं केतु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। केतु का कोई दिन नहीं होता है, जैसे बाकी सब ग्रहों का होता है, ऐसे राहु और केतु का कोई भी दिन नहीं होता है। लेकिन फिर भी राहु और केतु जो है, शनिवार के दिन उनका उपाय किया जाता है। जैसे कि शनि ग्रह का उपाय किया जाता है, वैसे ही शनिवार को राहु और केतु का उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि हम वैसे दिन माने तो इनका कोई भी दिन नहीं होता है। रंग की बात करें तो ये जो है केतु का जो कलर होता है वो स्लेटी माना जाता है। स्लेटी का मतलब है धुएं के जैसा, जैसे धुएं का कलर जो होता है, स्मोकी जो कलर होता है, इसको हम स्मोकी भी बोल सकते हैं। दिशा की अगर बात करें तो केतु के लिए हम बोलते हैं सर्व दिशा। केतु जो है वो सभी दिशाओं में व्याप्त है। ऋतु केतु के लिए कोई भी नहीं होती है। यदि राशि की बात करें तो केतु की कोई स्वयं की राशि नहीं होती है, लेकिन केतु जो है वो मंगल की तरह कार्य करता है।
तो मंगल की जो राशि होती है वही केतु की राशि हो जाती है। जैसे कि राहु शनि की राशि मानी जाती है राहु की, ऐसे ही केतु की जो राशि मानी जाती है वो मंगल की राशि जो वृश्चिक है वो मानी जाती है। मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि ही केतु की मूल त्रिकोण राशि है। उच्च राशि जो है धनु राशि को 9 नंबर की जो राशि होती है वो केतु की उच्च राशि मानी जाती है, और मिथुन राशि को केतु की नीच राशि बोलते हैं। मैं यहाँ पर जो नए लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आज, उनके लिए मैं बता दूं कि स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि का मेन यूज कहाँ होता है। जब भी हम किसी भी ग्रह के कार्य तत्व को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस राशि में है। वो उसकी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, समराशि में, मित्र या शत्रु राशि में, ये सब कुछ हमें देखना होता है। उच्च राशि का मतलब होता है कि ग्रह जो प्रभाव देगा उसमें पोटेंशियल है, और वो अपने ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रभाव, मतलब शक्ति से अपने प्रभाव देगा। पोटेंशियल है उसमें अपने प्रभाव देने का। वो प्रभाव अच्छे होंगे खराब होंगे डिपेंड करता है कि और सारी चीज़ें कुंडली में कैसी हैं। जैसे कि उस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो किसकी लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। लेकिन एक हाई लेवल पर अगर देखें तो उच्च राशि का मतलब होता है अगर कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा है, इसका मतलब है उसके अंदर पोटेंशियल है अपने जो भी सिग्निफिकेंस है उसको डिलीवर करने का। वो जिस घर में बैठा है उस घर के भी सिग्निफिकेंस को डिलीवर करने का उसमें पोटेंशियल है। तो उच्च राशि में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इसके नीचे होता है मूल त्रिकोण राशि में, फिर हम बोलते हैं स्वराशि में, स्वराशि के बाद फिर मित्र राशि में, फिर समराशि में। तो इस तरह से जो उसका पावर होता है किसी भी ग्रह का वो हम इस तरह से निकालते हैं राशियों के बेस पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं जो केतु के लिए मित्र ग्रह का काम करते हैं। मित्र ग्रह का मतलब होता है जिनके साथ केतु सहज फील करता है, अपने कार्य तत्व को और ज़्यादा बढ़ाकर, अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाकर, अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि होता है कि अगर हमारे साथ हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर हमारा मित्र हमारे साथ हुआ तो हमें एक उत्साह आ जाता है, राइट, और उससे जो हम कार्य करने जाते हैं उसे हम और अच्छे से डिलीवर करते हैं और पूरी शक्ति के साथ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मित्र ग्रह का कार्य होता है। तो केतु के लिए जो होता है वो बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह उसके मित्र ग्रह हैं। मित्र राशियाँ कौन कौन सी हैं उसकी अगर हम बात करें तो 2, 3, 6, 7, 10 और 11, मतलब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये सारी राशियां जो हैं वो केतु की मित्र राशि हैं। और ये राशियां क्या हैं? ये राशि हैं उसके मित्र ग्रह की राशियां। समग्रह की बात करें तो गुरु जो है केतु के लिए समग्रह होता है। समग्रह का मतलब है न्यूट्रल, ना शत्रु ना ही मित्र। सम राशि की बात करें तो गुरु की जो राशियां होती हैं 9 और 12, वो केतु की सम राशियां होती हैं। 9 का मतलब धनु, 12 का मतलब मीन। ठीक है, अब यदि हम शत्रु ग्रह की बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ही केतु के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शत्रु राशि की बात करें तो उसमें 1, 4, 5 और 8 मीन्स मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, ये सारी राशियां जो हैं वो केतु की शत्रु राशियां मानी जाती हैं। और ये सारी राशियां क्या हैं? ये सारी राशियां उसके शत्रु ग्रह की राशियां हैं। राज्य अधिकार की बात करें तो शत्रु जो है, जैसे कि राहु के लिए था वही केतु के लिए है। आपके जितने भी शत्रु हैं वो राहु और केतु हैं आपके लिए। लिंग में हम देखें तो ये पुल्लिंग की तरह काम करता है, पुरुष की तरह काम करता है, एक मेल की तरह काम करता है। जाति में मलिष्ठ जैसा राहु का है वो इसका है। गोत्र यहाँ पे राहु से चेंज है। केतु का जो गोत्र माना जाता है वो जेमिनी माना जाता है। तत्व जो होता है जैसे कि राहु का होता है वही इसका है। तत्व जो है वो वायु तत्व है। ज्योतिष शास्त्र में 4 तरह के तत्व माने जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ओके, तो उन तत्वों के बेसिस पे जो व्यक्ति का नेचर है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो भी डिफाइन की जाती है। तो जो केतु का है तत्व है वो वायु है। ये वायु तत्व है जिसको हम एरी एलिमेंट भी बोलते हैं। इसलिए केतु प्रधान जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा
इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। पेशेंस लेवल भी उनका ठीक होता है। सबसे ज़्यादा उनके आते हैं इंटेलिजेंट कितने होते हैं, तो वायु तत्व जो है वो आपके इंटेलेक्ट से वो करता है, रिलेशन रखता है। तो प्रकृति की बात की जाए तो मानव शरीर जो है वो 3 प्रकृति से पूरा डिफाइन किया जाता है, कफ, पित्त और वात। ये तीनों ही एलिमेंट जो है मानव के शरीर में, किसी भी जातक के शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में समान मात्रा में होनी चाहिए। अगर समान मात्रा का ऐसा नहीं है 10-10, 10-20, जो भी ईश्वर ने दिया है उस हिसाब से होना चाहिए। तो यदि इनमें से किसी भी तत्व का यदि बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई कम या ज़्यादा हो जाता है, तो आपको एक अलग तरह की बीमारियां हो जाती है उस तत्व से रिलेटेड। तो बात, कफ और पित्त, ये तीनों बैलेंस में होने चाहिए आपके शरीर में, आपकी बॉडी में। अगर ये थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होंगे, आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो केतु का जो होता है प्रकृति, वो सम होता है, मीन्स तीनों चीज़ें उसमें समान मात्रा में हैं। अब यदि बात की जाए गुण की, तो केतु का जो है वो तमस गुण होता है। तमस गुण के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो पहली बार ऐसे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को, तो ज्योतिष में 3 तरह के गुण माने जाते हैं, सतगुण, रजगुण और तमस गुण। तमस गुण से क्या होता है कि व्यक्ति में जो है, यदि किसी में तमस गुण ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, झूठ बोलेगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो तमस गुण का वजह से होती हैं। वो निर्दयी हो सकता है, उग्र वाणी में थोड़ा तीक्ष्णता हो सकती है, जिस वजह से वो किसी के साथ झगड़ालू भी हो सकता है और उल्टा सीधा बोल भी सकता है, उत्तेजित जल्दी हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो तमस के कारण होती हैं। तो यदि आप केतु प्रधान हैं, इसका मतलब क्या है, कोई भी जातक में अगर केतु की प्रधानता है, केतु शासित अगर वो है, इस केस में उसमें तमस गुण ज़्यादा होगा। और तमस गुण कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको खाने से तमस गुण बढ़ता है? लहसुन, प्याज, नॉन वेज, ये सारी चीज़ें खाने से तमस गुण बढ़ता है। तो ऐसे में यदि किसी के पास वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि केतु ही एक अकेला ग्रह है जो तमस गुण वाला है, राहु भी तमस गुण वाला है, शनि भी तमस गुण वाला है और मंगल भी तमस गुण को पैदा करता है। तो यदि आपकी कुंडली में ये चारों ग्रह में से किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो उस समय आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। शराब हुआ, नॉनवेज हुआ, लहसुन प्याज हुआ, इन चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना क्या है कि आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी उसकी महादशा या दशा चल रही है उस ग्रह की, वो आप में तमस गुण बढ़ा रहा है और आप उसके साथ साथ इन चीज़ों को खा रहे हैं अगर, तो क्या होगा कि उसकी अधिकता हो जाएगी और आप वैसे ही निर्दयी और क्रूर बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉनवेज खाना अच्छा है ख़राब है, मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ये अलग ही वास्ट एक सब्जेक्ट है। बस ग्रहों के हिसाब से ये है कि यदि आप करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। स्वाद की बात की जाए तो केतु जो है उसका स्वाद फीका माना जाता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं जो फीके स्वाद में फीकी होती हैं वो केतु से ड्रिवन होती हैं। धातु में जो अष्ट धातु सीसा और लोहा, ये तीनों ही केतु की धातुएं मानी जाती हैं। रत्न, रत्न की अगर बात की जाए तो लहसुनिया, और इसको हम कैट्स आई भी बोलते हैं, ये केतु का रत्न है। तो जब भी केतु की दशा महादशा आती है और किसी के कुंडली में अगर केतु का जो है प्रभाव बहुत कम है, उसको बढ़ाना है या वो उसे परेशान कर रहा है, तो इस केस में ज्योतिषी जो हैं वो रत्न को धारण भी करवाते हैं। केतु के रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उसको दान करने के लिए बात करते हैं, जिससे कि केतु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो या बढ़े। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन मत ले, क्योंकि कुंडली में बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आपको रत्न पहनना चाहिए उस ग्रह से रिलेटेड या नहीं पहनना चाहिए। जनरली क्या होता है, रत्न क्या करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है, इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह ऑलरेडी अशुभ कार्य कर रहा है, आपने रत्न पहन लिया, वो और ज़्यादा अशुभ हो जाएगा आपके लिए। क्या होगा, चीज़ें सही होने की जगह और बिगड़ जाएंगी। ठीक है।
तो जब भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर वो अशुभ है, अशुभ घर में बैठा है, अशुभ दृष्टि उस पर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वो निर्बली हो के बैठा है इसलिए आपको काम नहीं कर रहा है, तो अशुभ प्रभाव देने पर हमें उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए, ना कि रत्न पहनकर उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन यदि कोई भी ग्रह शुभ है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, वो अस्त होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको? आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जनरली ज्योतिषी जो हैं वो रत्न बता देते हैं कि आप रत्न पहनिए, इससे क्या होगा कि आपकी वो ग्रह की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो अच्छा प्रभाव आपके लिए करेगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये रत्न को पहनना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इसमें पैसा भी अच्छा खासा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजिली मिल जाता है, 50-100 रुपये में मिल जाता है। तो एक तो अच्छा खासा पैसा जाता है, और यदि वो सूट नहीं किया तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए रत्न पहनने में कोई जल्दीबाजी ना करें, प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस कराएं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें। दान की बात की जाए तो जो सफ़ेद तिल हैं आप उनका दान कर सकते हैं केतु के लिए। केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है जैसे कि राहु की नहीं होती है, क्योंकि केतु क्या है, एक छाया ग्रह है, स्वयं कोई ग्रह नहीं है। हालांकि बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं जो केतु और राहु दोनों की दृष्टि लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ से मैंने ज्योतिषी सीखी है, जहाँ से मैंने ज्योतिष पढ़ा है, वो गुरु भी मेरे राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानते थे, तो मैं भी नहीं मानता हूँ। ठीक है। यदि हम स्वभाव की बात की जाए तो केतु जो है वो तामसिक स्वभाव का होता है, जैसे कि उसके गुण जो तमस होते हैं उसी तरह से तामसिक स्वभाव होता है। अवस्था में वृद्ध अवस्था होती है केतु की। प्रभाव जो है केतु का संध्या को काफ़ी ज़्यादा होता है। गति में केतु मार्गी गति भी करता है, अपनी बकरी गति करता है। अच्छा, मैंने अभी तक किसी वीडियो में कवर नहीं किया मार्गी और बकरी गति क्या होती है, मैं आपको बताऊं। जब ग्रह ग्रह क्या है, वो एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है और पूरे आकाश मंडल में वो घूम रहा है, राइट। तो होता क्या है कि जब वो सीधा सीधा चलता है, इसको हम मार्गी गति कहते हैं, और वो जिस घर में होता है उस घर के प्रभाव देता है। बकरी गति में क्या होता है, वो अपनी धुरी पर भी घूमने लगता है, और जब वो धुरी पे घूमता है तो उसकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो कैसे? वो जैसे हम लेके चलें कि जब आप एक रोड पर जा रहे हो और जैसे टर्न आता है तो आप क्या करते हो, आप बाइक से अगर जा रहे हो, कार से अगर जा रहे हो, आप स्पीड को थोड़ा कम करते हो और टर्न करने के लिए घूम जाते हो, राइट। टर्न जितना शार्प होगा आप उतना ज़्यादा घूमेंगे। इसी तरह से जो ग्रह जो है वो परिक्रमा करते हैं वो ओवल शेप में करते हैं, तो जब वो ओवल शेप के किनारे पर आते हैं तो क्या होता है, वो अपनी ध्रुव पे घूमने भी लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो जो उसकी स्पीड है उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और जिस घर में बैठे होते हैं उसके साथ साथ वो एक घर पीछे का भी प्रभाव देने लगते हैं। वैसे ज्योतिष में बकरी गति शुभ नहीं मानते हैं लोग, लेकिन मैं इसको शुभ अशुभ के उससे नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जब भी आपकी बकरी गति किसी भी ग्रह की चल रही है, आप उसके एक घर पीछे वाले भी इफेक्ट को कंसीडर करिए, क्योंकि वो उसके भी प्रभाव देगा। अब यहाँ पे अशुभ शुभ ऐसे हो सकता है कि कोई ग्रह 9वें घर में बैठा है। 9वें घर का मतलब क्या हो गया कि वो आपका त्रिकोण में बैठा है, जो भाग का घर है, राइट। तो वहाँ पर अच्छे प्रभाव देगा। लेकिन जब वो बकरी हो गया तो क्या हुआ, उसने 8वें घर के भी प्रभाव देने स्टार्ट कर दिए। 8वां घर क्या होता है? 8वां घर होता है स्ट्रगल का, आपके संघर्ष का, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, रुकावटों का, एक्सीडेंट का। जब वो ये प्रभाव देगा तो क्या होगा? अशुभ प्रभाव हो गया। अब यदि कोई उनसे पूछे, जातक अगर कोई पूछेगा, वो यही पूछेगा कि भाई ये बैठा तो 9वें घर में, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता है। आपको कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएगा। वो क्या बोलेगा, ग्रह बकरी चल रहा है इसलिए वो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। और वहाँ से क्या एक अफवाह फैल जाती है कि बकरी जब 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 भी ग्रह बकरी होकर चलता है तो वो अशुभ प्रभाव देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसी को हम एग्जाम्पल को लेके चलें कि यदि कोई ग्रह 12वें घर में बैठा है,
वो क्या करेगा, बकरी हुआ 11वें घर की भी प्रभाव देगा। 11वां घर क्या होता है, इनकम का होता है, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी उसमें। यदि कोई 11वें घर में बैठा है, वो 10वें घर के प्रभाव देगा, तो क्या होगा, स्टेटस, आपका कैरियर, वो अच्छा प्रभाव देगा वहाँ पर। तो ये अशुभ और शुभ का मैं नहीं देखूंगा, मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ होती है, वो पुरान अपने एक घर पीछे के भी प्रभाव देने लगता है। संबंध में जैसे मैंने बोला, शत्रु, जितने भी आपके शत्रु होंगे वो सारे के सारे केतु होंगे। और जैसे मैंने राहु में बताया था, यही मैं फिर से बोलूँगा कि यहाँ पर जो शत्रु होते हैं वो रहस्यमयी होते हैं, गुप्त होते हैं, आपके सामने नहीं आएंगे, आपके गुप्त शत्रु रहेंगे वो। ठीक है। राशि की अवधि, मतलब केतु जो है एक राशि में कितने टाइम तक रहता है, तो 18 माह तक केतु एक राशि में रहता है। 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करता है। इसका कोई कारक भाव नहीं होता है। काल पुरुष की कुंडली में खेद, खेद का मतलब होता है दुख, जो दुख होता है वो केतु है। केतु को काल पुरुष की कुंडली में दुख माना जाता है। शरीर की अंग की बात की जाए तो पेट, स्किन और ब्लड, जॉइंट, ये सारे जो शरीर के अंग हैं वो केतु से ड्रिवन होते हैं। और आपको केतु के टाइम में जब भी उसकी दशा महादशा आएगी, अगर वो आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव कर रहा है, तो आपको इनसे रिलेटेड बीमारियां होंगी। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिसीज हो सकती है, फोड़ा फुंसी हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं जो हम बोलते हैं, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी ब्लड से रिलेटेड होगी, हो सकता है एनीमिया हो जाए, कुछ भी हो सकता है ब्लड रिलेटेड। आपके जॉइंट जो है वहाँ पे हो सकता है पेन स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें केतु जो है इस तरह से इंडिकेशन देता है। नक्षत्र स्वामी की अगर बात की जाए तो अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी केतु है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको केतु की दी है। वैसे अगर हम बात करेंगे तो बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट। केतु जो है इस पर पूरा दिन निकल सकता है। अभी के लिए आप इतना समझिए, धीमे धीमे जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे इन सारे ग्रहों की बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, तो आपको और भी नॉलेज मिलता रहेगा। केतु अलग अलग घरों में कैसे काम करता है, जब वो लॉर्डशिप लेके जाता है किसी भी घर की तो क्या होता है, ये सब हम धीमे धीमे आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको यहीं स्टॉप करना चाहूँगा। बस मैं एक और लास्ट बात आपसे कहना चाहूँगा, केतु जिस घर में बैठता है उस घर की लॉर्डशिप ले लेता है। तो याद रखिए, केतु आपकी कुंडली में जहाँ पर भी बैठा है उसी घर की लॉर्डशिप को लेके बैठा हुआ है, और जब भी केतु की दशा होगी वो उस घर के सारे प्रभाव देगा। इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे, जो मैंने मेल आईडी दे रखी है और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए हो, ज्योतिष रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई भी जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान ज्योतिष के थ्रू चाहिए हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर मैंने इसी स्लाइड में दे रखा है, इसके साथ साथ वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े और वो भी अपने जीवन के बारे में समझ पाएँ। धन्यवाद।